फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, बिकॉज आप वो 1% लोग हो जिसे ये वीडियो दिखाई गई एंड उस पर आपने क्लिक किया। नाउ इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप मेंस में फेल नहीं होना चाहते हो तो। इसमें हम सब पे बात करेंगे। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहता है, रिसोर्सेज कौन से पढ़ने हैं, स्ट्रेटजी क्या है, हाउ टू मेक नोट्स एंड आंसर राइटिंग, एंड साथ ही साथ इन सब पे बात करने के लिए हम एग्जाम्पल सहित उठाएंगे पीवाईक्यू डिस्कशन किसका, पेपर नंबर 1 का। नाउ लोक सेवा आयोग जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा ये सिलेबस जारी किया गया था 4 मार्च 2023 को। ये हिंदी वाला पार्ट है, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी वाले लोग आराम से इसे देख लेना। मैं एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। ओके, सो वो ये है कि देखो 6 पेपर आते हैं, ठीक है। नॉर्मली 6 पेपर है आपने, ठीक है। ये 6 पेपर है नॉर्मली, छठा ये और पहला ये। अभी हैं क्या क्या। पहला पेपर है जीएस का, उसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जीएस 2 की बात करते हैं तो आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस आपको देखने को मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स। जीएस 3 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। जीएस 4 में आप सब जानते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलता है। ओके, ये जो चारों पेपर्स है ना अब तक के, ये पूरी तरह इंक्लाइंड रहते हैं यूपीएससी से, ठीक है। सो अब तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इन पेपर्स के साथ साथ। बट हुआ क्या है, विद टाइम ये जो पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 जो जोड़ा गया है, ठीक है, इन दोनों को पहले ऑप्शनल होते थे। जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शनल को हटाकर पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 को ऐड किया गया। ओके, सो पेपर नंबर 5 में भी कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं सबका, किसी में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ऐसे सबको जोड़ जोड़ के बनाया गया है पेपर नंबर 5 एंड 6, जहाँ पर प्रॉपर यूपी रिलेटेड चीज़ों पर बात होती है, ठीक है। नाउ अब सबका डाउट होगा कि पेपर नंबर 2 कैसे करना है, पेपर 3 कैसे करना है, पेपर 4 कैसे करना है, पेपर 5 कैसे करना है एंड पेपर 6 कैसे करना है। आई प्रॉमिस ये एक सीरीज चलेगी, ठीक है, जिसमें मैं हर एक पेपर पे आराम से एक एक करके डिस्कशन करूंगा। आज का वीडियो लंबा है तो आराम से देखना, जहाँ हम पेपर 1 पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अब इनके सोर्सेस क्या होने चाहिए। सोर्सेस से पहले हमें क्वेश्चंस क्या होते हैं उन पर देख लेते हैं एक बार, कि जो पीवाईक्यूज पूछे हैं वो पीवाईक्यूज किस तरीके के पूछे गए हैं। उन पीवाईक्यूज को हमें ब्रेक डाउन कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, जिससे कि हम फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रेडी कर पाएँ। फिर उनका पैटर्न क्या है ये भी समझ लेते हैं एक बार। नाउ पैटर्न देखो, क्वेश्चंस का सिंपल ये है कि 20 क्वेश्चंस आपसे पूछने जाने हैं। ओके, 20 में से आपको जो 3 घंटे दिए जाएंगे उनमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 8 मार्क्स के, ठीक है, यानी कि टोटल 80 मार्क्स। वहीं 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 12 मार्क्स के, यानी कि 120 मार्क्स। टोटल जो होगा पेपर 200 मार्क्स का है। वहीं पर 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 125 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी कि आपको 125 प्लस -10 कह सकते हो, या +5 और -10 कह सकते हो, 115 से लेके 130 वर्ड्स के आसपास, ठीक है। एंड सिमिलरली 112 सॉरी 12 मार्क्स वाला जो है वो आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। नाउ पैटर्न समझ गए। एग्जाम्पल के लिए अभी हम पूरा का पूरा 5 साल का GS 1 को डिस्कस कर लेते हैं आराम से। नाउ ये आपको पीडीएफ कल मिली होगी टेलीग्राम चैनल पर। मैंने उम्मीद करता हूँ आपने इसे एक बार रीड कर लिया होगा। अब इस पर अच्छे से बात करेंगे। सी इंडियन कल्चर, एक बार आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से GS 1 का। सी ये सिलेबस है GS 1 का। पहला आता है टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जहाँ साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर की बात होगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्लासी से लेकर पार्टीशन, प्लासी हुआ था 1757, देन पार्टीशन की बात आएगी, वहाँ तक के जो इवेंट्स हुए थे, कुछ पर्सनैलिटीज़ जो डेवलप हुई थी वहाँ पर, एंड इश्यूज जो रेज हुए थे। फिर फ्रीडम हिस्टिकल मूवमेंट की बात होगी, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, यानी कि पर्सनैलिटीज़ कौन सी थी, एंड उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान दिया, यानी कि योगदान देने वाला और योगदान जो दिया है उसकी बात करनी है हमें। इसके अलावा आज़ादी के बाद जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एंड कंसोलिडेशन हुआ है देश में, वो कैसे हुआ है 1965 तक, यानी जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट और ये सब, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब वो कैसे आते हैं,
तो 18 सेंचुरी से लेके 20 सेंचुरी के मिड तक जो जो इवेंट्स हुए हैं, अब वो इवेंट्स भी इन्होंने दे दिए हैं। कौन से? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, नेशनल बाउंड्रीज का रिड्रॉन करना, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, ठीक है, एटसेट्रा। इसी में कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसी में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जोड़ सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मजनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। नाउ सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, इसमें सोसाइटी वाले पार्ट में आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा? रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉपुलेशन से बढ़ने वाले इशूज़ कौन कौन से हैं, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट जो अलग अलग इशूज़ होते हैं, माइग्रेशन और ये सब इसी में इंक्लूडेड है। पॉवर्टी एंड पॉवर्टी से निकलने वाले इशूज़, उसे कैसे काउंटर कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, नगरीकरण जिसे कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी रेमेडीज़, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इंडिया की पॉलिसी आई थी, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, उस पर बात करनी है अच्छे से। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म एंड रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ठीक है, इस पर अच्छे से आप एक एक पेज यहाँ पर आप नोट्स बना लेना, ठीक है। बट कैसे बनाने हैं उस पर अभी बात करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में, सब कुछ लपेटेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, वर्ल्ड वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है, सब कुछ, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी होगा सब कुछ कवर होगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट्स, विंड्स, ग्लेशियर सब मिल जाएगा। फिर इसके अलावा जो भी ओशन रिसोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पर आप इंडिया को फोकस करोगे, यानी कि इंडिया एज ए केस स्टडी आप ले सकते हो, ठीक है। सेकंड, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज की बात हो रही है विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पॉपुलेशन सेटलमेंट की बात करते हैं, तो उसका टाइप्स क्या है, पैटर्न क्या है, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस की बात होगी। ओके, सो ये आपका सिलेबस है GS1 का। अब आते हैं एक बार PYQs पर। नाउ सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, ये एक टॉपिक है जो आपसे पूछा गया है। इस पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आराम से बात करते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। नाउ सी, इट इज आस्किंग रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। क्या वो आपसे बुद्धिस्ट लिटरेचर की क्या जैन लिटरेचर नहीं पूछ सकता था? एंड रिमेंबर, कॉपी और पेन निकाल लो आराम से, बिकॉज कॉपी और पेन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी मैं लिखवाऊंगा उसे लिख लेना, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो आपसे वैदिक लिटरेचर जो था हमारा, उस पर नहीं क्वेश्चन पूछ सकता था? यस, वो पूछ सकता था आराम से। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज। नाउ सी, ये जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, अब वो उन्होंने रिस्पेक्टिव पेपर्स में मूव कर दिए, पेपर नंबर 5 में। तो ऐसे क्वेश्चंस अब GS1 में आने की संभावना नहीं है, बट फिर भी GS5 के लिए आप पढ़ोगे ही, इसलिए अभी डिकोड कर लेते हैं। ओके, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज पूछा है। क्या वो वाराणसी का कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं पूछ सकता था? और अगर वो पूछ सकता था तो क्या हमारे पास उसके नोट्स और सब कुछ रेडी नहीं होना चाहिए? पहले से होना चाहिए। नाउ डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द 300 से 300 BC। ओके, ये इस तरीके से होना चाहिए, 300 BC से लेके 300 AD। नाउ बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको पता होगा हिस्ट्री में क्या चलता है। अब बात करते हैं, एक बार देखो क्या पूछा है, रोल ऑफ आयरन मिनरल। एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको। जब आयरन डिस्कवर हुआ होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, जस्ट इमेजिन करके देखो। जो वॉर्स है, ठीक है, उनको अच्छे से एडवांस हुआ होगा, जो वेपन्स हैं वो एडवांस हुआ होगा। जब आयरन मिला होगा तो जो हमारी खेती में यूज़ होने वाले कुछ कुछ फावड़ा होता है हमारा, ठीक है, जो भी हल होता है उसमें आगे जो ये लगता है, ठीक है, वो मेटल का हो गया होगा, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ होगा। फॉरेस्ट को काटना आसान हुआ होगा, यानी कि हमारा क्या हुआ होगा, अर्बनाइजेशन बेटर हुआ होगा, ठीक है। सो ये अलग अलग आपको एंगल्स से सोचना पड़ेगा और वहाँ से आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सो रोल ऑफ आयरन मिनरल्स, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सिमिलरली मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस एंड प्रेजेंट। नाउ क्या पूछा है, वैदिक एजुकेशन सिस्टम का जो भी फीचर्स हैं। ओके, नाउ वैदिक एजुकेशन सिस्टम में क्या आता है, आप इस बात को सोचो। तो अगर एक नॉर्मल पर्सन सोचेगा, वो क्या सोचेगा, हाँ 4 वेद होते हैं, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद एंड डैश डैश डैश, तो 4 वेदों को डिफाइन कर देगा कि हाँ ये आता है। और वैदिक एजुकेशन सिस्टम में ऋषि मुनि पढ़ाते थे, या फिर कुछ साइंटिफिक बात भी कर देगा कि
पहला वेद में हमें ये कहा गया है कि गॉड्स पे बात नहीं होती है, उसी के साथ साथ कुछ कुछ उपनिषद्स भी हैं, नॉर्मली इस पे बात होगी, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा भी जानकार हो इन चीज़ों के तो आप ये समझ पाओगे, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको ह्यूमन क्लोनिंग एंड बॉडी क्लोनिंग्स की बात होती है। जो आज हम क्लोन्स बनाने की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, सो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सो ऐसे ही आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि हमारे प्रेजेंट से आप कनेक्ट कर सको। जब आप उन्हें कनेक्ट कर पाओगे तो आप बेटर वे में प्रेजेंट कर पाओगे, एंड ये चीज़ आपको अभी से करके रखनी है। सिमिलरली हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन क्या है इसको समझो अच्छे से। जब मैं बात कर रहा हूँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, तो आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सिर्फ एक चीज़ में ले सकते हैं, वो भी कल्चर में। आपको कल्चर में तो बहुत कुछ आ गया। फॉर एग्जांपल अगर कल्चर की बात करते हैं, कल्चर में आपका फूड्स आ गए, आपकी क्लोथिंग आ गई, ठीक है। थॉट प्रोसेस भी कल्चर का पार्ट है, रिलीजियस फिलॉसफीज भी कल्चर का पार्ट है, ठीक है। क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कल्चर का पार्ट होती हैं, ठीक है। आप घर कैसे बनाते हो वो भी एक कल्चर का पार्ट है। नाउ जस्ट सपोज करो आपको ये क्वेश्चन करना है एंड आपने जस्ट एक लाइन में कुछ डिस्क्राइब कर दिया कि इंडिया इज़ अ कल्चर ऑफ, इंडिया इज़ अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे कि हम सुनते भी हैं। सो आपने वो बता दिया, देन आपने कल्चर बताया, ठीक है। एंड कल्चर को ऐसे आपने डायग्रामेटिकली आपने अच्छे से डिफाइन कर दिया, कल्चर में क्या क्या आ सकता है। क्लोथिंग से लेके, फूड पैटर्न से लेके, हाउसिंग पैटर्न भी कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। सो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैरिज होती है, सब कुछ है, ठीक है। अब उसमें डाइवर्सिटी कैसे है, सो आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो घरों के पैटर्न आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे वो वैसे नहीं होंगे जो आपको यूपी वाले रीजन में मिलेंगे, एंड जो आपको राजस्थान में मिलेंगे वो आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट द कल्चर वेरीज विद द जोग्राफी, तो आप वहाँ से भी उसे कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो क्लोथिंग पैटर्न है, ठीक है, अब जनरली देखा जाए तो जो हिंदू क्लोथिंग पैटर्न है वो मुस्लिम क्लोथिंग पैटर्न से अलग होता है थोड़ा, ठीक है। सो आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। वहीं हम बात करें फूड्स की, ठीक है, फूड, तो अब कल्चर के हिसाब से फूड भी वेरी करता है। जैसे कि साउथ इंडिया में हम देखते हैं वहाँ पर क्या खाया जाता है, क्या खाया जाता है अच्छे से, वो है हमारा इडली, डोसा, ये ज़्यादा चलता है। वहीं हम नॉर्थ में बात करें तो चपाती रोटी होती है, वो सब चलता है ज़्यादातर। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ इन चीज़ों को कनेक्ट करोगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हो एंड इस पर और अच्छे से वर्क करके अपने नोट्स रेडी कर सकते हो पहले से ही। नाउ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, ऊपर हमने देखा था। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देखो, आई एम सॉरी, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, ठीक है। अब जब आप टाउन प्लानिंग की बात कर रहे हो तो टाउन प्लानिंग में आप कुछ छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जो बुक्स में लिखा है वो तो लिखा ही लिखा है, बट कैसे वो जो बुक्स में अलग अलग टाउन प्लानिंग की बात करेगी कि 90 डिग्री पर ग्रिड पैटर्न था, अलग अलग जगह पर स्टीव वेल्स थे, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ वेल्स थे, फिर इसके अलावा लोथल की एग्जांपल दे सकते हो आप, डॉकयार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो आप कनेक्ट करोगे ही, बट वो कैसे एक अर्बन सेटलमेंट का एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था अर्बन सेटलमेंट से रिलेटेड। सो कैसे वो एक अर्बन सेटलमेंट का अच्छा उदाहरण बनेगा, आप उसे भी वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। एंड जब आप करोगे तो आप 10 लोगों में से अलग से ही अलग आओगे, ठीक है, अलग से ही निकल के आओगे कि हाँ आपने इंडियन पैटर्न या फिर जो अभी मॉडर्न पैटर्न है, ठीक है, अर्बनाइजेशन का, आपने वहाँ से भी उसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल्स के साथ साथ जब आप बात करोगे तो आप एक डायग्राम बना सकते हो कि कौन कौन से रीजन में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे सपोज करो ये एक बड़ा सा पेज है, ठीक है, आपने पूरा आंसर लिखना है इस पर, एंड आपने यहाँ क्या करा, एक छोटा सा बॉक्स बनाया, ठीक है, एंड यहाँ पर बस एक जनरल आइडिया दे दिया कि दिस इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, सो क्या ये आपके आंसर जो थोड़ा सा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आप एक सॉफ्ट टोन में चल रहे थे
उसे एक बिल्कुल स्पाइसी पैटर्न नहीं देता है, ठीक है, सो ऑब्वियसली देता है। फिर आप कहीं ना कहीं सिटाडल बना सकते हो कि लोअर टाउन हो गया, फिर आसपास से पूरा बाउंड्री होती थी, ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और ये चीज़ें आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेंगी। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। नाउ जब आप वैदिक एजुकेशन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम को आप कनेक्ट कर सकते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, जो कि लिखा हुआ भी था। वही चीज़ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वही वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो वेस्ट का इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन एजुकेशन पे, उसे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। ना ये जो कीवर्ड्स है अलग, डिस्क्राइब, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, ठीक है, वाई, एक्सप्लेन, प्रेजेंटिंग, और ये सब जो भी कीवर्ड्स हैं उन पे हम कभी और बात करेंगे, अभी जस्ट हम टॉपिक्स पे बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो जो आप एजुकेशन की बात करोगे तो आप सिर्फ इंडियन एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन की बात कर रहे हो, उस पर वेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा है ना। सपोज करो 2019 में उन्होंने पूछा द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस। वैदिक एजुकेशन सिस्टम इज इनफैक्ट द योर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो हमारा पहले का इंडियन एजुकेशन सिस्टम था। बट उसमें वेस्ट का क्या इम्पैक्ट रहा, मैकॉले वाले का चीज़ का क्या इम्पैक्ट रहा, आपको उसे यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। सो अगर आपने उसके नोट्स अच्छे से बना लिए होते तो क्या आप इस समय ये नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं चीज़ें करेक्टेड तो हैं। सिमिलर वे में ये वैदिक है, ओके। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर्स, ठीक है। अभी हमने वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड या वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड बात की थी फीचर्स पे, अब हम वैदिक लिटरेचर पे ही बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, कौन सी नदी को क्या बोला गया है, ठीक है। रिमेंबर ये आपको बस 125 वर्ड्स में लिखना है, आप इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, समुद्रों का क्या क्या कहा गया है, हिमालय की कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, तो ये सब आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। नाउ क्वेश्चन है, डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। कल्चर, मैंने ऑब्वियसली आपको बोला कल्चर में बहुत कुछ आता है, उस कल्चर को आप इंटीग्रेट करो इस बार साइंस के साथ। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि इंडियन कल्चर में था क्या क्या, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हेरिटेज की बात हो रही है तो हमें आज से इसे कनेक्ट करना है पहले के एस्पेक्ट में। सो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एस्ट्रोनॉमी थी, मेटलर्जी जैसे हम कॉइन्स और ये सब बनाते थे, इसके अलावा हम पॉटरी करते थे, फिर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे मैथमेटिक्स हमारा जो था, फिर जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी अलग अलग, जो भी हम आयुर्वेदिक दवाई और ये सब आयुर्वेदा, ठीक है, वो था हमारा। फिर जब आप और सोचोगे तो उसमें जब मैं पॉटरी की बात कर रहा हूँ उसमें भी पॉटरी में भी पेंटेड ग्रेवियर और ये सब अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, उसके आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास स्पाइसेस थे, ठीक है, उन स्पाइसेस के साथ साथ अलग अलग फूड वेराइटीज़ बनाना, ठीक है, वो सब था। फिर सिमिलरली जब आप मेटलर्जी की बात कर रहे हो तो आप कॉइन्स के साथ साथ वो जो आयरन पिलर है ना, ठीक है, जो अभी तक जिसे जंग नहीं लगी है तो आप उसे लगा सकते हो एग्जाम्पल में, ओके। साथ ही साथ हम क्या करते थे, सोचो इस बात को, हाँ, एक और आता है मेरे दिमाग में, जो भी हम जेम्स बनाते थे, जेम्स मतलब मोती और ये सब बनाते थे, उसके अलग अलग डिज़ाइंस अंगूठी में, वो भी एक कहीं ना कहीं साइंटिफिक एस्पेक्ट का एग्जाम्पल है, विमान पुराण, ठीक है, ठीक है। सो उसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग थी, ठीक है, शिप बिल्डिंग की बात कर सकते हैं हम। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एक आयुर्वेदिक क्लोनिंग की बात हुई थी, ठीक है, तो जीन क्लोनिंग के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सबको कंबाइन करके एक आंसर लिखोगे, एक एक दो दो पॉइंट, तो बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। जितना ब्रॉड सोच सकते हो उतना ब्रॉड सोचो, ठीक है। इसमें आप इंटरनेट का यूज़ करो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स निकालने में, और उस पर एक एक दो लाइन अपनी तैयार रखो क्योंकि क्वेश्चंस आने को संभावना पूरी रहती है ना। ओके, सो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, वरना बैक जाना और नोट कर लेना एक बार। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ओके, सेम चीज़, गुप्ता पीरियड में क्या क्या साइंस एंड टेक डेवलपमेंट हुआ था आपको उसे हाईलाइट करना है, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो अब मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो सिम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, उसके सैलेंट फीचर्स बताने हैं आपको, ठीक है।
वाई गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एरा फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो 2021 में जो क्वेश्चन दिया है उसे अगर आपने सही से रेडी करा होता, 2022 में सेम क्वेश्चन जो पूछा है घुमाकर उसे आप आराम से आंसर कर पाते। ठीक है, एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ एंशियंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया वॉज डेजिग्नेटेड एज विश्वगुरु। नाउ सी, एंशियंट इंडियन नॉलेज, घूम फिर के इन तीनों को देखो, एंशियंट इंडियन नॉलेज, ठीक है, वैदिक लिटरेचर, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, क्या ये आपको बिल्कुल थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इंक्लाइंड नहीं लगते? सिमिलरली दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, साइंस, मॉडर्निटी, इन सब की बात कनेक्ट हमें कहाँ से करनी है? एंशियंट से। ठीक है, सो मॉडर्न कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है जाकर एंशियंट से। सो ये कहीं ना कहीं सेम चीज़ पैटर्न रिपीट हो रही है, अगर आपने सही से ध्यान दिया होता चीज़ों को या जो भी है तो अच्छे से कनेक्ट कर पाते। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ यूपी। सो ऑब्वियसली मैंने बताया था ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। ठीक है, अब पूर्वांचल पूछ चुका है। ठीक है, नाउ आपको पता होगा पूर्वांचल में अलग अलग फोक सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम पढ़ लेंगे आराम से, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि प्रीलिम्स के लिए मैं यूपी स्पेशल अपने यूट्यूब पे ट्रिक्स वाइज हैं कैसे भी मैं कराऊंगा याद, ये मेरी गारंटी है। बट जब हम बात करते हैं पूर्वांचल रीजन की, सो फोक सॉन्ग्स के साथ साथ आप फोक डांसेस भी देख सकते हो। और पूर्वांचल ही क्यों, आप अवध रीजन हो गया, आपका जो ईस्टर्न रीजन है ब्रज क्षेत्र वाला वो भी हो गया। सो क्या वो वहाँ नहीं पूछ सकता? सेम क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, उसे यहाँ पूर्वांचल की जगह अवध लिखना है। ठीक है, या फोक सॉन्ग्स की या फोक डांस लिखना है। सो आपको ये चीज़ें पहले से ही सोच के रखनी पड़ेगी। ठीक है, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। ओके भाई, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन वैदिक लिटरेचर, ये रहा क्वेश्चन वैदिक एजुकेशन सिस्टम यानी वैदिक लिटरेचर, ये रहा क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन नॉलेज यानी कि वैदिक इंडियन नॉलेज। डन। फिर आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ नगर स्टाइल। नाउ टेम्पल्स के 3 स्टाइल होते हैं। ठीक है, एक होता है नगर स्टाइल। 2 स्टाइल कौन से होते हैं कमेंट में बताओ। ठीक है, अभी ये स्टाइल कैसे डिवाइडेड है बेसिकली, एक होता है नॉर्दर्न स्टाइल, दूसरा होता है साउदर्न स्टाइल जैसे द्रविड़ियन स्टाइल कह लो, फिर एक कॉमन होता है, मतलब नॉर्थ साउथ का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या वो नगर पे पूछ सकता है तो इन दोनों पे नहीं पूछ सकता? ऑब्वियसली पूछ सकता है। तो आपको ये पहले से ही रेडी करने पड़ेंगे, आपको पहले से ही इसका एग्जाम्पल या फिर कोई आप डायग्राम बनाने की सोच रहे हो वो आपके नोट्स में पहले से ही होना चाहिए। तो हमने अभी इंडियन कल्चर का जो पार्ट है उसे कवर करा, अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, साइंटिफिक इवेंट्स, इशूज, पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। सो यहाँ कहा गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहाँ पर रोल दिखाना है हमें? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में। क्या वो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे इवेंचुअली? ठीक है, एंड क्या यहाँ पर हम कश्मीर का एग्जाम्पल नहीं देंगे? ऑब्वियसली देंगे, जूनागढ़ का एग्जाम्पल भी देंगे, साथ साथ हैदराबाद का भी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दीज आर द प्राइम एग्जाम्पल्स जो हमें यूज़ करने हैं। ओके, सिमिलरली इसमें आप जो मैप अगर बना सकते हो वो बहुत बेस्ट रहेगा मैप बनाना। ओके, फिर महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, कि जब हम इंटीग्रेशन वाले उसको देख रहे थे सिलेबस को, तो वहाँ पर क्या लिखा था 1965 तक गोवा दमन दीव, तो वो भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। बट क्या इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है गोवा दमन दीव पर? ऑब्वियसली आ सकता है, हमें उसको एटलीस्ट उसे एक बार अपने नोट्स में छोटा सा कहीं ना कहीं बना लेना होगा पहले से ही। ठीक है, now महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो महात्मा गांधी के व्यूज़ की बात हो रही है कहीं ना कहीं। एवेल्युएट द व्यूज़ ऑफ गांधी ऑन वर्ण सिस्टम, अगेन गांधी जी। ठीक है, देन राइट अ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, सो इनकी बात हो रही है। फिर रूल ऑफ सरदार पटेल अगेन। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन ऑफ तिलक, जब तिलक की बात हो रही है तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, खोली भी है, तो आपको पता होगा कि जब बाल गंगाधर तिलक की बात होगी तो उनका कंपैरिजन होता है किससे? गोखले जी से। ओके, जो नरम दल और गरम दल वाली कंट्रोवर्सी चलती है वहीं पर आपको ये सब मिल जाएगा कि गंगाधर तिलक जी का और
गोखले जी का कंपैरिजन होता है। सो क्या वो तिलक पे पूछ सकता है तो गोखले पे नहीं पूछ सकता? क्या वो पटेल पे पूछ सकता है तो क्या वो सुभाष चंद्र बोस पे नहीं पूछ सकता? ऑब्वियसली पूछ सकता है। एंड आजकल तो कहीं ना कहीं जो रिवाइवल पॉलिटिक्स चल रही है उसके थ्रू क्या वो सावरकर का रोल नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो आपको उसका भी अच्छा खासा अंदाज़ा होना चाहिए, एटलीस्ट आपको इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि आप 8 नंबर का क्वेश्चन या फिर 100 वर्ड कम से कम लिख पाओ उस पर। ओके। दूसरा, क्या वो भीमराव अंबेडकर जी का रोल नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे उनको एक जगह नोट करते रहो कि अंबेडकर जी, बोस, ठीक है, तिलक, गोखले, ऐसे ही बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जो आप नोट कर सकते हो। नेहरू भी हो गए, उनमें सब कुछ हो गए, ठीक है। आप राजा राम मोहन राय जी को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर इन पर आपको एटलीस्ट आपको इतना कंटेंट होना चाहिए कि आप 150 वर्ड्स का आंसर लिख पाओ, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। द स्पाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड इन द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। एक्सप्लेन। एक स्टेटमेंट दी है। क्या ये स्टेटमेंट आपकी एक थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी जी ने, जहाँ वो अपनी किताब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में बात करते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की? तो क्या ये उससे रिलेटेड नहीं लग रही? जब उससे रिलेटेड लग रही है तो आपको उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स भी पेश करने होंगे यहाँ पर, ठीक है। सो इंडियन इकॉनमी कैसे इंजर्ड हुई, ठीक है, कैसे कैसे हमारा जो पीजेंट्स हैं उनका हक मारा गया, फिर जो पैसा जाता था उस पैसे से करप्शन कैसे हुआ उस पर आप बात कर सकते हो, फिर आर्टिशंस का काम कैसे ठप पड़ा, फिर हम बात कर सकते हैं जो इंडिया को एज अ सप्लायर की जगह एज अ, आप कह सकते हो कि एज अ मार्केट कैसे प्रेजेंट किया गया, ठीक है। सो आप इस तरीके से इन चीज़ों को आर्गूमेंट्स को पेश कर सकते हो। एंड इकॉनमी से रिलेटेड जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उनका जो लिखा जोखा है उस पर एक टिप्पणी की तरह, एक कमेंट की तरह एक चैप्टर है पूरा स्पेक्ट्रम में, आप वहाँ से ये आर्गूमेंट्स आराम से उठा सकते हो। फिर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो एनालाइज करना है इसे। सो ऑब्वियसली हम करते ही हैं। 1857 के चैप्टर्स में आपको ये सब मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ। क्या ये सेम चीज़ और ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको सिमिलर नहीं मिलते? जस्ट एक बार इसे अच्छे से पढ़ो, पॉज करो वीडियो एंड पढ़ो। क्या वो सेम चीज़ नहीं पूछ रहा घुमा के क्वेश्चन को? ऑब्वियसली पूछ रहा है। रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, अच्छा एक सेकेंड है, द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ लेगा। कल को वो पूछ लेगा रॉयल नेवी म्यूटिनी जो हुई थी, ठीक है, वो पूछ लेगा। रोल ऑफ बोस पूछ लेगा, सुभाष चंद्र बोस का रोल। रोल ऑफ अहिंसा पूछ लेगा, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे डिकोड कर सकते हो आप, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पॉसिबली आप प्रेडिक्ट कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ आप अच्छे से उस तरीके से नोट्स बना सकते हो। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। सो कैसे वेलेस्ली ने एक्सपेंशन करा था पूरे इंडिया में, ठीक है, उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, उस पर बात होनी है। क्या आप इससे रिलेटेड कॉर्नवालिस पे बात नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर आपको अच्छे खासा आइडिया होना चाहिए इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए। इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ यूपी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ऑब्वियसली मैंने कहा था कि ये 5th वाला जो अपना यूनिट है ना, उससे रिलेटेड ये 5th पेपर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हाउ डिड इंडियन रेनेसां मूवमेंट इन 19th सेंचुरी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? अब यहाँ पर आप हेनरी विवियन डेरोजी जो था, उसके साथ साथ आप राजा राम मोहन रॉय और भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, उन सब एजुकेशन जिन्होंने प्रमोट किया, ठीक है, जिन्हें हम भद्रलोक क्लास कहते हैं, अब उनके यहाँ पर आप अच्छे से जिक्र कर सकते हो। नेक्स्ट, थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रेनेसां इन द यूपी। सेम चीज़ इंडिया में पूछी अभी पिछले क्वेश्चन में, अब ये यूपी के परस्पेक्टिव में पूछ ली। सो ये क्वेश्चन कहाँ का जा रहा है आपको? यूपी का 5th पेपर में। थ्रो लाइट ऑन द रेवोल्यूशनरी फिलोसफीज फॉर्मुलेटेड बाय भगत सिंह। भगत सिंह की बात होगी, मैंने ऑब्वियसली आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। भगत सिंह की बात होगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी बात हो सकती है, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी की बात होगी, लाला हरदयाल की बात कर सकते हो आप, ठीक है। फिर बात कर सकते हो आप जो सावरकर आज चल ही रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, सावरकर जी की आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा कि आपको दिमाग इतना ब्रॉड हो कि नोट्स रेडी हो, सब कुछ हो। अब ऑब्वियसली हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते, हर चीज़ पे आप नोट्स नहीं बना सकते,
तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा एंड में। आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस फॉर अपराइजिंग ऑफ 1857, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्या अलग क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 1857 पूछा है, जस्ट उन्होंने क्या करा है, पहले वाले में 1857 का थोड़ा बहुत एनालिसिस पूछा है आपसे, दूसरे में वो अपराइजिंग क्यों हुई थी उस पर आइडियोलॉजिकली डायमेंशंस था, बट इन आंसर्स को अगर एक्सचेंज भी कर दोगे तो भी इतना फ़र्क नहीं बैठेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, जहाँ पर वो इंटीग्रेशन इन सब की बात कर रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री, इवेंट्स, फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑफ सोसाइटी सिंस द 18th सेंचुरी, इसमें ये एग्जांपल्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, मैंने आपको बताया था। रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आप वर्ल्ड वॉर में पढ़ोगे तो हिटलर का क्या रोल था, उसने कैसे युद्ध को करा, ठीक है, वो सब आप देख सकते हो। फिर एफर्ट्स मेड फॉर वर्ल्ड पीस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, यूएन का कैसा रोल था, तो आप वो देख सकते हो, उसे लिख सकते हो। जैकोबियंस क्या थे, जैकोबियन क्लब जो फ्रांस का था वो क्या था, उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या मूवमेंट था, रोल था, वो आप लिख सकते हो। क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मसोलिनी, ठीक है, इटली में फासिज्म लाने के लिए, उसका जवाब था, जो भी लिख सकते हो वो आप पढ़ोगे जो लिखोगे, क्योंकि इसमें तो ऐसा है, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन बट ऑल्सो सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। अब कैसे सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो जो महिलाएं या जो वुमेन जो थी, ठीक है, जो अब तक घर में बैठी हुई थी, अब घर में काम कर रही थी, बस हाउस होल्ड वुमेन वाइफ की तरह रोल था उनका, क्या उनका रोल अपलिफ्ट होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब उन्हें चाहे आप कह सकते हो वाइट कॉलर जॉब दी है, चाहे वो मजदूर की तरह काम करे, ठीक है, एज ए लेबर की तरह काम करे, बट उनको काम दिया जाएगा। जब ये सब होगा तो क्या एक जो वुमेन थी अब जो घर में बैठी थी, क्या उसकी इनकम बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या वो इंडिपेंडेंट होगी। सो ऐसे आप अपने आंसर्स को कनेक्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बाल्कन क्राइसिस, रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाल्कन क्राइसिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो भी वॉर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनका आउटकम क्या था, ठीक है, उनका जो भी ट्रिगर पॉइंट क्या था, ठीक है, वो ट्रिगर पॉइंट जो भी था, किसने उन्हें स्टार्ट किया, ठीक है, कैसे कौन से ऐसे इवेंट्स थे, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी जिनका मेन रोल था उन वॉर्स को स्टार्ट करने में। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर जर्मनी में ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सो यहाँ पर एक टॉपिक है, एक सेकेंड, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, सो इन तीनों पे भी आपको बनाने अच्छे से टॉपिक्स रेडी करने हैं। रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जब इनकी मैं बात कर रहा हूँ तो आप जर्मनी की जो बाउंड्रीज रीड्रॉन हुई हैं यहाँ उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकता है, इंडिया का बंटवारा क्या हुआ, ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, ये सब चीज़ें। फिर ओके डन, सोसाइटी पे आते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी की बात हो रही है, उसके साइलेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चरल सोसाइटी, ठीक है, सो इंडियन कल्चर की बात हो रही है, अच्छे से उसे डिफाइन कर सकते हो आप। साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, क्या ये हमने क्वेश्चन दोबारा नहीं देख लिया, ध्यान से देखोगे तो हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन हमने देखे थे कल्चर वाले, वो भी कहीं ना कहीं इसी से इंटीग्रेटेड थे। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। नाउ डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल, क्या आप ये मानते हो कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं और नगरीकरण होता है एक साथ ही साथ चलते हैं। अगर आप मानते हो तो क्यों मानते हो, और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते हो। नाउ सी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डू यू एग्री, ठीक है, आपको हमेशा एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कह सकते यस, आप ऐसे नहीं कह सकते नो, बिकॉज एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। एंड जब एक्सेप्शंस हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते हाँ होता ही होता है, बिकॉज जब भी आप बोल रहे हो ना हाँ, इट मीन्स दैट यू आर 100% श्योर कि आप हाँ हैं। जब भी आप बोल रहे हो ना, तो इट मीन्स यू आर 100% श्योर कि वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए आपको श्योरिटी अपनी इस हिसाब से दिखानी है कि
या इट कैन बी हैपन, इट कैन नॉट बी हैपन, उसके आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट करते हैं, दैट्स इट। नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, ओके। अर्बनाइजेशन इंडिया में कैसे हो रहा है, उसका नेचर क्या क्या है, साथ ही साथ सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट रह रहा है, उसकी बात करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फैमिलीज़ पे, फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग की बात कर सकते हो, फैमिली की बात कर सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर सकते हो। ठीक है, एज अ सोसाइटी। तो अगर फैमिली की बात करते हैं तो पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब क्या होती है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली पे आते हैं। वहीं हम बात करते हैं पेरेंटिंग पे, तो जो पेरेंट्स होते थे वो कहीं ना कहीं पहले जो मेन जो हाईलाइट रहता था वो हम रहते थे कि मैरिज के बाद सब कुछ, शादी या फिर परिवार की बात हो रही है। बट आज क्या हो रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ अ जॉइंट एग्रीमेंट। ठीक है, सो वो चीज़ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इंडियन सोसाइटी पर, उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, यहाँ से अर्बनाइजेशन की बात नहीं करोगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाओ। ठीक है, इस टॉपिक को हटाओ, यहाँ लगाओ लिबरलाइजेशन। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द फास्ट पेस ऑफ लिबरलाइजेशन। या फिर इसे भी हटाओ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, सो एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं आपके चारों एक साथ चलेंगे। जब भी एक क्वेश्चन आएगा उसे हटाओ, उसकी दूसरा टर्म ऐड करो एंड उस पर नोट्स बनाओ, उसे हटाओ, तीसरा टर्म ऐड करो, नोट्स बनाओ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये चारों हैंड इन हैंड चलेंगे। ठीक है, आपको एक को हटाना है, दूसरा रिप्लेस करना है उस वर्ड से एंड उस हिसाब से उस पर नोट्स बना लेने हैं। डिफाइन अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है? 2019 का अगर आपने क्वेश्चन सही से करा होता तो 2022 में क्वेश्चन नहीं कर पाते, 21 में। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, वुमेन का स्टेटस चेंज कैसे हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स व्हाट, सोशल इम्प्लीकेशंस चेंज हो रहे हैं। तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वाई सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, critically examine the contributions of major women's organizations in the contemporary India. ठीक है, evaluate the population growth and role of women in population control in उत्तर प्रदेश। सो ये ऑब्वियसली पेपर नंबर 5 and 6 का क्वेश्चन है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, critically examine the concept of nation and citizenship in the context of communalism। ठीक है, सो कम्युनलिज्म क्या होता है, वो नेशनलिज्म पे या फिर सिटीजनशिप पे क्या आपने विचार रखता है, उसकी बात हो रही है। सेकुलरिज्म की एज अ ओरिएंटेशन एंड अ सेट प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, एक टॉपिक दिया है आपको, फिर से पढ़ देता हूँ। सेकुलरिज्म एज एन ओरिएंटेशन एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज फ्यूचर एज अ लिबरल डेमोक्रेसी। सो आपको कमेंट करना है इस पर कि सेकुलरिज्म इंडियन डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनल रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन। ठीक है, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, देखो इस टाइप की जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको एक पता होना चाहिए वो टॉपिक क्या है, यानी सेकुलरिज्म है क्या बेसिकली। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए सेकुलरिज्म के साथ साथ कि उसके पॉजिटिव क्या क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या क्या हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं इस टाइप के आंसर्स को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को पुट कर पाओगे। फिर एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म इफेक्ट द नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके साथ साथ वो कास्टिज्म भी कह सकता था, जातिवाद। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, इस पर कमेंट्री करनी है आपको। एवेल्युएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सोशल ट्राइब्स इन इंडिया। सोशल ट्राइब्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस, आपको यहाँ पर दोनों लिखने हैं। जब भी आप प्रॉब्लम्स की बात करोगे तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी लिखने हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, अर्बनाइजेशन की बात की थी मैंने, अर्बनाइजेशन से इससे कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, सेम चीज़ आप ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, मैंने कहा था ना, आप इसे ऐसे घुमा लो।
इन द सिमिलर वे कहीं पर अगर ग्लोबलाइजेशन लिखा हुआ है तो आपको अर्बनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को कनेक्ट करना है, लिबरलाइजेशन से कनेक्ट करना है, प्राइवेटाइजेशन से भी कनेक्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। ईजिली आप उस पर कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा, आप सॉल्यूशंस अपने आंसर रेडी कर सकते हो, अपने व्यूज़ रेडी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर भी बना सकते हो इसे। व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग इंडियन सोशल स्ट्रक्चर? क्या मैंने अभी आपको नहीं कहा था ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए तो आपको रेडी होना चाहिए लिबरलाइजेशन के लिए, आपको रेडी होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के लिए, आपको रेडी होना चाहिए अर्बनाइजेशन के लिए। क्या आपको वही चीज़ नहीं देखने को मिली यहाँ से यहाँ तक? सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्यूशन टू रूरल प्रॉब्लम, ओके, सॉल्यूशन टू इंडियन प्रॉब्लम। तो ऐसे मल्टीपल्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको ये तो रेडी होना चाहिए प्रॉब्लम्स क्या होंगी। अब वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं दे रहा, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा, वो बस ये कह रहा है कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, उनमें से आप कौन सी प्रॉब्लम्स लोगे आपको खुद ही लेनी है, चूज़ करनी है, उन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन क्या देते हो, ओके। नाउ यहाँ पर ज्योग्राफी पे कई सारे क्वेश्चन हैं, ओके, 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पिछले 5 सालों में। एक बार सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, तो सिलेबस पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, वापस आते हैं। गिवन अकाउंट, ओके, स्पेलिंग देख लेना। गिवन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द उत्तर प्रदेश। क्या वो यूपी की जगह आप इंडिया नहीं लिख सकता? क्योंकि यूपी वाले जो पार्ट है वो पेपर नंबर 6 में पहुँच गया है, सो ऑब्वियसली लिख सकता है, और क्योंकि वो लिख सकता है ऐसे, तो आपको ये रेडी होना चाहिए। एन्यूमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ठीक है। जब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है तो स्मार्ट रूरल डेवलपमेंट की भी बात कर सकते हैं हम। एक टॉपिक था, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग दिस, बट मैंने कहीं पढ़ा है। स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं स्मार्ट विलेजेस की भी बात होगी, ठीक है। तो क्या ये चीज़ समझ गए, ठीक है। एंड जब सेटलमेंट की बात हो रही है कि उसके टाइप्स क्या हैं, उसके पैटर्न्स क्या हैं, आपको यहीं से बनाना है। तो सिलेबस एंड जो PYQs हैं उससे मिलते जुलते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स प्रिपेयर करने ही करने हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पूछ सकता है तो स्मार्ट रूरल डेवलपमेंट या विलेज डेवलपमेंट भी पूछ सकता है। क्या वो कल को स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। तो क्या आपको उसके सॉल्यूशंस नहीं देने होंगे? देने होंगे। सिमिलरली ये D का R करके रूरल डेवलपमेंट पे बात कर लेगा, ऑब्वियसली कर सकता है। प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस उसके भी पता होने चाहिए। क्या करना घर जाके, ये मतलब वीडियो देखने के बाद, आप तो घर पे ही होगे, सॉरी, ये पेज है आपका, ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ये स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट, बना दो नोट्स। डेफिनेशन, ठीक है, एक कॉलम का डेफिनेशन, ठीक है, एक कॉलम का उसके प्रॉब्लम्स, इसके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट पेज लेना, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव हाईलाइट कर देना, कंक्लूजन, आपका पूरा टॉपिक रेडी। समझ में आई? नहीं समझे तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये पूरा है। यहाँ पर आप क्या करोगे या क्या कर सकते हो, डेफिनेशन दोनों की, जो भी आप डिफाइन करना चाहो, इंट्रोड्यूस करना चाहो अपने क्वेश्चंस को, जैसे प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन, डन। दूसरा पेज है सेम, पीछे की तरफ वापस, सोशल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर उसके पॉजिटिव, फिर उसके नेगेटिव, ठीक है, फिर यहाँ कंक्लूजन, डन। आपका ये टॉपिक रेडी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला वो, ओके। नाउ सो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। सो राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्ट नहीं पूछ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक्ड ही है, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होगी तो क्या वो इसका इम्पैक्ट जो आइलैंड्स है, ठीक है, उन पर पूछ सकता है, ऑब्वियसली पूछ सकता है। क्या वो ह्यूमन सिविलाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट पूछ सकता है? पूछ सकता है। यानी कि कुल मिला के इसके आपको नेगेटिव पता होने चाहिए, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कुछ 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 खास पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपको ये भी पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग एंड दूसरा ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो, तो नेचुरली होता है, दूसरा
एंथ्रोपोनिक ह्यूमन सेंट्रिक भी होता है, ओके, एंथ्रोपोजेनिक भी होता है, ठीक है। नेचुरल कैसे, आई एम सॉरी देयर वाज अ कॉल, सो हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, आप जानते होंगे आइस एज भी आया था, टेम्परेचर माइनस में भी गया था, फिर अब पॉजिटिव में जा रहा है। सो ये हमेशा होता आया है, ठीक है, ये आपको देख सकते हो। एंथ्रोपोजेनिकली ह्यूमन्स ने क्या क्या इंड्यूस किए हैं, क्लाइमेट चेंज में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करा है, ठीक है, उसमें अलग अलग जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका क्या रोल है, वो आप देख सकते, उसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम ह्यूमन सिविलाइजेशन प्लस नेचर पे क्या इम्पैक्ट है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि साइक्लोन्स का बढ़ना, ठीक है, इन सब चीज़ों का ऑफन आना, फिर एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, एज अ सोसाइटी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप क्लब करके देख सकते हो और इस पर आंसर्स अपने व्यूज़ अपने रेडी कर सकते हो, क्योंकि हमें व्यूज़ वो रेडी रखने ही होंगे पहले से ही ना। प्राइमरी टारगेट्स ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी, ओके, इस पर बाद में बात करेंगे। ईयर मास, ठीक है, तो डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर, ओके, ये पीछे है। सो यहाँ देख सकते हो आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, विंड्स, ग्लेशियर, ओशन करंट, साइक्लोन्स, ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोज और ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं अलग अलग, ठीक है, उस पर आपको नोट्स रेडी होने चाहिए। इसी के साथ साथ अब जैसे यहाँ पर दे रखा है ईयर मास पर क्वेश्चन दे रखा है आपके, ठीक है, ईयर मास पे क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या वो साइक्लोन मूवमेंट पे दे सकता है, क्या वो जेट स्ट्रीम पे दे सकता है, क्या वो जेट स्ट्रीम को दूसरा नाम देकर रॉसबी वेव कर सकता है, जैसे हम लिखते हैं ना रॉसबी वेव्स, ठीक है, इसे भी लिख देता हूँ जेट स्ट्रीम्स, वो कर सकता है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो उसके पूछ सकता है कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसका आपको डायग्राम भी बनाना होगा। जेट स्ट्रीम की बात कर सकता है तो वो ट्रॉपिकल एंड पोलर दोनों की बात कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एयर मास में आपको हॉट एयर मास, कोल्ड एयर मास की बात कर सकते हो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है, कैसे वो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। हाउ आर वॉल्केनोस, अर्थक्वेक एंड सुनामी, ये ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, तो तीनों कैसे रिलेटेड है, ठीक है। हाईलाइट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस, क्या वो पॉसिबल कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक लिख सकता है या फिर सुनामी लिख सकता है, ऑब्वियसली लिख सकता है, या फिर सुनामी छोड़ो साइक्लोन लिख सकता है, हाँ लिख सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये तीनों कहीं से रिलेटेड किससे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है। मेंशन द फैक्टर्स, आई एम सॉरी फॉर द दिस स्पेलिंग्स एंड ऑल दैट। मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स एंड द नेम ऑफ एंड द नेम एंड नेम द आई एम सॉरी एंड नेम द करंट्स इन द अटलांटिक ओशन। सो ओशन करंट्स का ओरिजिन कैसे हो सकता है, पैसिफिक क्या है, पैसिफिक ओशन से रिलेटेड ओशन करंट्स की बात करनी है, कोल्ड ओशन करंट्स की बात करनी है, वार्म ओशन करंट्स की बात करती है, इंडियन ओशन करंट्स की बात करनी है, क्या उसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स निकल सकते हैं, अटलांटिक की जगह इंडियन पूछ लेगा, पैसिफिक पूछ लेगा, कोल्ड पूछ लेगा, वार्म पूछ लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आपका आंसर पहले से ही रेडी होने चाहिए। नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविल एमिनिटीज इन स्लम्स, ठीक है, चेक दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फिर एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था उसको देखो, कहाँ गया, स्लम्स वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, हमने स्लम्स वाला क्वेश्चन पढ़ा है एक, ग्लोबलाइजेशन, आई डोंट नो मिल नहीं रहा बट अभी पढ़ा था हमने, तो हिस्ट्री है, जहाँ अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी, और अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन ये रहा, क्या, हाँ ये रहा, सी, डू यू एग्री दैट अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इंसेपरेबल, चेक दिस क्वेश्चन, ओके, 2021 में पूछा था। एंड अब इस क्वेश्चन को देखो,
रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविल एमिनिटीज इन स्लम्स। क्या वो अर्बनाइजेशन और स्लम्स की बात नहीं कर रहा दोबारा? ऑब्वियसली कर रहा है, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, हेरिटेज आर्ट की बात करनी है, अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश। आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग अगेन, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। सो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की बात हो रही है। सो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, इग्नोर मारता, यूपी टूरिज्म पॉलिसी, सेम क्वेश्चन 2018-2019। ओके, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच हैव अट्रैक्टेड रेफ्यूजीज टू सेटल देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस ऑफ यूपी, रेफ्यूजी क्राइसिस ऑफ इंडिया, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ओरिजिनेटेड, सॉरी फॉर द स्पेलिंग अगेन एंड अगेन, on the oceanic parts, and as soon as they reach the terrestrial part these storms gradually weakened and okay, explain the reasons। so obviously जब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं तो आई ऑफ द साइक्लोन फिर उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, वाटर के साथ साथ लेटेंट हीट की क्या ज़रूरत होती है, टेम्परेचर क्या मेंटेनेंस की बात करता है, तो उन सब की बात करेंगे। गिवन अकाउंट ऑफ, इन साथ ही साथ हम यहाँ बात कर सकते हैं कैसे साइक्लोन्स के लिए को काउंटर करने के लिए हम डिफरेंट एरियाज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो गिवन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, सॉरी फॉर द स्पेलिंग अगेन, गिवन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। सो अगेन यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द गंगा प्लेन्स। ठीक है, सो व्हाट इज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, उस पर बात करनी है। लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क्स। ठीक है, अब पूछ रहा है विंड इरोजन से लैंडफॉर्म कौन कौन सी बनती है। सो क्या रिवर इरोजन से लैंडफॉर्म बनती है? ऑब्वियसली। ग्लेशियर से बनती है? ऑब्वियसली बनती है। ठीक है, सो इन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है। ओशन करंट से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं। सो आंसर रेडी रखने। अभी मैंने कहा कि अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है अटलांटिक पर, फिर से अटलांटिक पर पूछ रहा है, तो आपका इंडियन अगला जो आपका टारगेट है वो इंडियन। अब अटलांटिक में भी नॉर्दर्न अटलांटिक पूछ लिया, कल को वो नॉर्दर्न पैसिफिक या नॉर्थ साउदर्न पैसिफिक, यहाँ पर पूरा पैसिफिक पूछ सकता है, तो रेडी रखो अपने आंसर्स। क्रिटिकली एग्जामिन द ओशनिक एनर्जी रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल ऑन द कोस्ट जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इंडियन ओशन के जो रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको एग्जामिन करना है। ओके, critically examines whether the growing population is the main cause of poverty or poverty is the main cause of population। ठीक है, सो कुल मिला के वो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे, इज पॉपुलेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी और पॉवर्टी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सो क्वेश्चन इस तरीके से है, एंड आप भी जानते हो ये साइक्लिकल अप्रोच है। पॉवर्टी होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, एंड पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी उसमें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, सो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। डिवाइड उत्तर प्रदेश, ये बस ऐसा ही है जैसे कि डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो नक्सलिज्म बढ़ेगा, नक्सलिज्म अगर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। सो ये दोनों इंक्लूड एक जैसे ही हैं। डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स, पेपर नंबर 5-6। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो स्मार्ट रूरल मिशन की बात नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी उस हिसाब से बात। एंड यहाँ पर तो यूपी की बात हो रही है, हम इंडिया की बात कर सकते हैं इसी पर्सपेक्टिव में, अभी हमने ऊपर देखा था ना। मेजर टूरिस्ट प्लेसेस, बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट, क्या वो आगरा टूरिस्ट सर्किट या फिर कोई भी टूरिस्ट सर्किट है? वो दूसरा नहीं पूछ सकता, कोई भी दूसरा टूरिस्ट सर्किट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। एंड इसमें तो आपको मैप भी याद होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर ये सर्किट है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन द फ्रंटियर एंड द बाउंड्री इज स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। सो अभी जर्मनी की बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ से इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया। देखो रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन लाइन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो पूछ सकता है। फिर अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्स ऑफ इरीगेशन इन यूपी। अभी इरीगेशन एंड यूपी क्वेश्चन पूछा था, यूपी के इरीगेशन पे, आई थिंक वो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। हाँ, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन यूपी, ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो यहाँ पर ये पूछा है, सेम क्वेश्चन अगले रिपीट हुआ है। डिस्कस द कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। अभी हमने वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड मैंने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि साइक्लोन्स पे आप बात कर सकते हो, उसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या हैं, ऐसे हम
रेडी कर सकते हो। फिर अलग अलग लैंडफॉर्म्स पूछिए, ठीक है। हाईलाइट द वेरियस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडियन ओशन, ठीक है। रिसोर्सेज इंडियन ओशन, ओशनिक एनर्जी रिसोर्सेज, को जोन्स ऑफ इंडिया, इंडियन ओशन। सेम क्वेश्चन वापस रिपीट करा है। रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है? सो एक तो होता है माइग्रेशन, ठीक है, एक होता है रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन मतलब कोई बंदा इस प्लेस से नई प्लेस पे गया, फिर रिवर्स माइग्रेशन मतलब वापस से अपनी प्लेस पे चला गया, रिवर्स माइग्रेशन। फिर इसके अलावा क्या वो अर्बन माइग्रेशन पूछ सकता है? ऑब्वियसली। क्या वो रूरल माइग्रेशन पूछ सकता है? पूछ सकता है। माइग्रेशन के कॉजेज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपको वो सब रेडी करने हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ रहे इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, ठीक है। क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन क्या था, जो सब बाहर से थे, यूपी से जो सब बाहर गए थे ना, वो सब वापस आने लगे थे कोविड की वजह से। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है, वहीं से क्वेश्चन बनाया है। अब कल को वो कोविड लॉकडाउन से रिलेटेड नाम नहीं लेगा, ठीक है, मान लो सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ ले, व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर, डॉट, बस। वो ये कुछ नहीं पूछ रहा, मान लो। तो क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, एंड इसका आंसर आपको रेडी होना चाहिए। रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन शेपिंग द लैंड फॉर्म्स इन हाई माउंटेन एरियाज, मैंने भी बताया। ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स भी आपको रेडी रखनी है, कोस्टल लैंड फॉर्म्स भी रेडी रखनी है, रिवर्स से बनने वाली लैंड फॉर्म्स रेडी रखनी है। यहाँ पर हमने वॉल्केनो वाली लैंड फॉर्म्स हमने देख ली, वो भी रेडी रखनी है। सो लैंड फॉर्म्स में भी क्वेश्चन पूछे मल्टीपल टाइम्स। नाउ हम देखते हैं, तो 2021 की अगर बात करें, इलस्ट्रेट द मेजर फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म सर्किट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, क्या है सेम क्वेश्चन अभी बुंदेलखंड टूरिज्म सर्किट से रिलेटेड नहीं पूछा था? ऑब्वियसली। वाटर क्राइसिस एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग या कुछ भी तरीका, तो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ बताना होगा, ठीक है। डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन्स, ओके। क्या वो अर्बन सेटलमेंट नहीं पूछ सकता? और ये सब छोड़ो, ये हटाओ, ये तो फिर यूपी स्पेसिफिक हो गया। क्या वो ये नहीं पूछ सकता डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, या फिर डिस्कस द पैटर्न ऑफ अर्बन रूरल सेटलमेंट, उसमें क्या क्या पैटर्न्स होते हैं वो आपको बताने हैं। हाईलाइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या वो यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी पूछ सकता है? तो इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं पूछ सकता? ऑब्वियसली पूछ लिया, दोबारा पूछ लिया, ठीक है। मेजर्स फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, साइक्लोन्स मैंने भी कहा था, ठीक है। वॉल्केनो की बात कर रहा हूँ, साइक्लोन की सबकी बात कर लो। कॉजेस, ठीक है। डिस्क्राइब द एरिया ऑफ यूपी अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन, ऑल्सो आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से तोड़ दूँ, अगर डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ describe the areas affected by soil erosion and identify the factors responsible and do give the remedies या solution, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन जाता? आपको सॉइल इरोजन से रिलेटेड आपको कंप्लीट उसका सॉल्यूशंस देने हैं, आपको उसके कॉजेज बताने हैं, आपके कौन कौन से एरियाज में होता है, ठीक है। सॉइल इरोजन के टाइप क्या हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो फिर इरिगेशन यूपी, क्या ये फिर से रिपीट क्वेश्चन नहीं हो गया? अभी हमने देखा इरिगेशन पे 2 बार देख चुके हैं क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया। सो हमने अभी जितना देखा वहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे रिपीट करते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस से ही अलग अलग क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अब तक आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन क्वेश्चन से हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैंने तो आपको क्वेश्चन तोड़ना सिखा दिया, उस क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते हो, अपने आने वाले नोट्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सपोज करो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एंड मैंने आपको उस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाना सिखा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव आस्क्ड व्हाट इज अर्बनाइजेशन, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन वुमेन। मतलब अर्बनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, नगरीकरण क्या होता है, उसका जो भी महिलाएं हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन पूछा है, क्या वो अर्बनाइजेशन की जगह कल को प्राइवेटाइजेशन कर दे, या चलो लिबरलाइजेशन कर दे, ग्लोबलाइजेशन कर दे, कर सकता है। वुमेंस की जगह वो इकोनॉमी कर सकता है, सोसाइटी कर सकता है, सोसाइटी का सोशल ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, समाज कर सकता है, अर्थव्यवस्था कर सकता है, समाज कर सकता है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, ये आपको सोचना होगा, ये खुद से पूछना होगा, क्या वो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है।
जब ऐसे बना सकता है तो अर्बनाइजेशन, इसका इम्पैक्ट इससे, इसका इम्पैक्ट इससे, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी से, समाज से, इसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था से। सिमिलरली आप अर्बनाइजेशन को रिप्लेस करो इससे, तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसे 50 क्वेश्चन बनाने से बेटर है आप एक काम करो, पहले एक पेज लो, ठीक है, जस्ट सपोज करो दिस इज द पेज, ओके। नाउ आपने लिबरलाइजेशन लिया, अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर लिया एक आध एग्जांपल्स के साथ, अर्बनाइजेशन लिया, एक्सप्लेन कर लिया, प्राइवेटाइजेशन लिया, एक्सप्लेन कर लिया, ओके। सो बचा ग्लोबलाइजेशन लिया, उसे एक्सप्लेन कर लिया। क्या यही चीज़ आपका इंट्रोडक्शन नहीं बन गया? ऑब्वियसली बन गया। फिर क्या पूछ सकता है वो? पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड किसी के रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, वुमेन के साथ, सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ। सोसाइटी में ही बेसिकली वुमेन्स और फैमिलीज आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ इकॉनमी में पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पूछ सकता है। फिर आपने मान लो पेज नंबर 1 आपका ये हो गया, ठीक है। देन आपके पास एक पेज नंबर 2 आया, आपने लिया, ओके। इस पेज नंबर 2 में आपने क्या करा कि लिबरलाइजेशन आपने लिया, उसके पॉजिटिव लिख दिए, उसके नेगेटिव लिख दिए, बल्कि पेज को ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे 4 पार्ट्स में, ठीक है। ये लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव, अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव एंड प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपने हाईलाइट कर दिए। 5-5 पॉइंट्स दोनों हर चीज़ में, ठीक है। एक पेज और लो, ओके। एक पेज और लिया आपने, वही हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि केस स्टडी, ठीक है, एग्जाम्पल्स कह सकते हो, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप इंडिया का प्रिपेयर कर लो, एक एग्जाम्पल आप यूपी का प्रिपेयर कर लो, या फिर दो कर लो, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेम चीज़। नेक्स्ट करो, वुमेन या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन से ये इम्पैक्ट हुए हैं, ऐसे डैश डैश बना के लिख लो। अर्बनाइजेशन से ये इम्पैक्ट हुए हैं, डैश डैश बना के लिख लो, ठीक है। फिर सिमिलरली बाकी सबके साथ कर सकते हो, हर एक टॉपिक के साथ। तो इस पर आपको अलग अलग क्वेश्चंस पुट नहीं कर रखने, ठीक है, कि आप अलग अलग क्वेश्चंस रेडी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस रेडी नहीं रखने होते। बस आप अपने नोट्स को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लो कि वो फिर आपको दिक्कत ना दे बाद में, ठीक है। फिर आप कंक्लूजन्स रेडी कर सकते हो कि ये पूछेगा तो वो बना दूंगा, वो क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का कंक्लूजन दूंगा। सो इस टाइप की आपको चीज़ें ना पहले से ही रेडी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड इससे आपको याद भी अच्छे से होगा। यही चीज़, ये सिंपल चीज़ आप सिर्फ इस पर नहीं बल्कि आप साइक्लोन्स में भी कर सकते हो। जहाँ साइक्लोन्स की बात हो रही है तो सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सुनामी की बात हो रही है तो वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, वॉल्केनो की बात हो रही है तो सॉइल इरोजन क्या है, ठीक है। ओके, सब इन सब की बात हो रही है तो आप कहीं ना कहीं इरिगेशन से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव, उसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में कौन सा इरिगेशन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आप ट्यूबवेल इरिगेशन यहाँ पर होगा या फिर यूपी वाले रीजन में होगा, आपको पता है ऑब्वियसली यूपी वाले रीजन में होगा कैनाल्स बनाकर, ठीक है, ज़्यादा। तो उस चीज़ों से आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हो, अच्छे से डायग्रामेटिकली प्रेजेंट रख सकते हो, पहले से ही रखो जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए ना। अब आते हैं आपके सबसे सबसे इम्पोर्टेंट डाउट पर, नोट्स। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं ये तो डाउट ख़त्म हो गया। सेकंड डाउट आता है नोट्स क्या बनाने हैं या फिर कहाँ से बनाने हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं क्या बनाने हैं। देखो मैं एक आपको बहुत सीधी एडवाइस दूंगा, बहुत सिंपल सटीक एडवाइस दूंगा। जब भी नोट्स की बात आती है हम क्या सोचते हैं भाई, जीएस के 6 पेपर हैं मुख्यतः, ठीक है। 6 पेपर जो है मैं 6 के 6 पेपर ख़त्म करूँगा प्रीलिम से पहले। बट द थिंग इज़ आप ये नहीं समझ रहे कि प्रीलिम से पहले आपके पास लगभग 120 दिन है अभी आज के हिसाब से, ठीक है। एंड प्रीलिम्स के बाद आपके पास लगभग 90 दिन बचेंगे ही बचेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस के होंगे। यहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है। मैं ये कहूँगा सब कुछ यहाँ नोट्स मत बनाओ, जस्ट कोई से भी 3 पेपर उठा लो, उन 3 पेपर को इस तरीके से जो तोड़ तोड़ के बताया है उस तरीके से नोट्स बना लो,
ट्रस्ट मी, 3 पेपर के नोट्स बनाने में ही नानी याद आ जाएगी आपको ही नहीं, मुझे भी याद आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 पेपर का टारगेट रखो, सबका टारगेट मत रखो। ठीक है, हाँ 3 पेपर आपके बहुत जल्दी हो जाए तो आप चौथे का टारगेट रख लो, मैं कह रहा हूँ, बट पहले 3 का रखो। ठीक है, क्योंकि कायदे में बात करी जाए तमीज़ से बनाने के लिए 2 पेपर ही बहुत है, पर 3 का टारगेट रखो। 3 में भी एक चौथा पेपर जो है ना GS4 एथिक्स वाला, उसको आपको रखना ही रखना है। इसका रीज़न क्या है कि एथिक्स का जो पेपर है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको अगर एक टॉपिक पर आपके नोट्स रेडी हैं, आप आराम से काउंटर कर पाओगे। इस अगले वीडियो में हम GS2 की बजाय GS4 पर ही पहले बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ GS4 के एक बार आंसर्स रेडी हैं तो कल को जब प्रीलिम्स पास हुआ, आप उसके अगले 2 दिन के अंदर अंदर GS4 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और वो कंप्लीट कैसे होगी? इन्हीं नोट्स से। जस्ट सपोज करो 7 जुलाई को प्रीलिम्स है, ठीक है, एंड 17 या 20 जुलाई तक आपके GS नंबर 1, 2 या 4, ठीक है, इनके नोट्स रेडी हैं एंड 10 दिन के अंदर अंदर आपके ये 3 टॉपिक्स रेडी हैं। आपके पास 80 दिन बचते हैं किसके लिए? आंसर राइटिंग ऑब्वियसली, ठीक है, एंड बाकी जो 3 चैप्टर बचे हैं ऐसे बचा है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। नाउ हाँ, एक और मैंने जो अभी बात डिस्कस कर दी, कहाँ पे तो बात करेंगे ही करेंगे, बट क्या हमें आंसर राइटिंग करनी है? देखो मैं कहूँगा अभी मत करो, कोई ज़रूरत नहीं अभी करने की। ठीक है, बिकॉज देखो जब हम UPSC की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ चलती है, और वो ये है 250 नंबर का पेपर है। ठीक है, और 250 नंबर का पेपर कुछ इस तरीके से है कि जो वर्ड लिमिट है वो अच्छी खासी है, वो मतलब इससे बेटर है। ठीक है, 250 आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, वहाँ 150 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको 125 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो वर्ड लिमिट तो है, एंड अगर कोई बंदा इसको काउंटर कर सकता है तो वो इसको भी कर सकता है अच्छे से। 3 महीने अच्छे खासे होते हैं, 3 मंथ्स आर इनफ। आप बस नोट्स रेडी रखो पहले, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एक बार अगर नोट्स रेडी है, ठीक है, तो फिर इसको काउंटर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसको काउंटर आप आराम से कर सकते हो। ओके, क्योंकि आंसर राइटिंग में फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको दिन के 4-4 घंटे बैठ के आंसर राइटिंग ही करनी है। बट अभी करने बैठोगे तो प्रीलिम्स हाथ से जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ से करना है। ठीक है, फ्रॉम वेयर, या फिर कहाँ से नोट्स बनाए। देखो मेंस के लिए ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत उठा लो, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, लिटरली यूपी के लहजे में बात करें तो बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात और बहुत ही बकवास बात होगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? देखो सिंपल, कोई भी बुक ऐसी नहीं बनी जो मेंस का पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, एंड द थिंग इज़ आपको मेंस निकालना है, आपको मेंस के लिए वर्ड्स रेडी होने चाहिए। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखो, समझो करना क्या है मेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी टॉपिक है, GS1 से लेके कोई भी टॉपिक है, ABCD, ऐसे गूगल करो, सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में उसे गूगल करो, कुछ मत करो। इसका रीज़न क्या है? मोस्ट ऑफ द जो टारगेट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स हैं वो आपके UPSC से इंक्लाइंड है। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि लगभग 90% आपका पेपर UPSC से ही इंक्लाइंड है, ऑप्शनल वाला पार्ट छोड़कर। सो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि इनसाइट्स, ठीक है, जैसे कि विजन IAS, ये अपना मेंस 365 निकालती है। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स बना लोगे आराम से। ठीक है, इनसाइट्स वाला क्या होता है, इन्वेस्टोपीडिया, इनसाइटोपीडिया, ऐसा कुछ करके है उनका लिंक। ओके, मतलब इनसाइट्स की वेबसाइट पे जाओगे, इनसाइट्स IAS की, वहाँ पर आपको साइड में टॉप राइट कॉर्नर में आपको इनसाइटोपीडिया कुछ करके मिलेगा। वहाँ पर उन्होंने GS1 से लेके GS4 के सबके नोट्स वहीं पर अपलोड कर रखे हैं। अगर कोई हिंदी वाला है और ये नोट्स इंग्लिश में मिलते हैं, भाई गूगल खोलोगे, गूगल से खोलोगे, उसमें ऑप्शन आता है पूरे पूरे पेज को वो ट्रांसलेट कर देता है हिंदी में। ठीक है, अब वो कैसे, आपको ट्रांसलेट अगर करना नहीं आता, भाई यूट्यूब पे जाना, आपको पता लग जाएगा कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ट्रांसलेट कर लो आप उसे। ठीक है,
तो आपका जो भी चीज़ होगी वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक प्रहार की मैगज़ीन आती है। ठीक है, उड़ान IAS है शायद, ओनली IAS है, हाँ ओनली IAS है, वो मैगज़ीन्स निकालती हैं अपनी प्रहार करके। ठीक है, ये होता है इसका मेंस के पर्सपेक्टिव से होती है, UPSC के मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये आपका जो भी UPPCS है, ये तीनों चीज़ें आपकी UPPCS के काम आएंगी। ओके, इसके अलावा दृष्टि IAS वो अपने सप्लीमेंट्स निकालती है। ठीक है, कि एक बुक निकालती है पूरी पूरी बुकलेट मेंस के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर आंसर और सॉल्यूशंस के साथ साथ मेंस का पूरा पूरा सिलेबस कवर्ड होता है 400-500 क्वेश्चंस के साथ, आप उसे देख सकते हो। इन सबको मिलाओ, इन सबको मिलाकर अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, सबको मिलाकर अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक बार ना मिलाकर नोट्स बना दिया आपने, फिर अब वो आपके 4-5 सोर्सेज कवर्ड हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले कोई भी एक सोर्स पकड़ लो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उस सोर्स से आप अपने नोट्स बना लो। ठीक है, एंड फिर उसमें बाकी तीनों का एडिशन कर दो। ठीक है, एंड जब प्रीलिम्स हो जाए तो इसमें जो टॉपर्स के आंसर्स हैं, टॉपर की कॉपीज़ हैं, आप उनका एडिशन कर दो। समझ गए बात, समझे? या फिर टॉपर्स नहीं है, फिर जो भी हमारा टेस्ट सीरीज लगाओगे प्रीलिम्स के बाद, वहाँ पर जो आंसर्स मिलेंगे उससे जो भी एडिशंस कर सकते हो वो कर सकते हो। किसी किताब में आप ऐसे एडिशंस नहीं कर सकते, ऐसी डायनेमिक चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, एंड जो मेंस है ना, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट हाउ क्रिएटिवली तुम अपनी बात को उस आंसर शीट में रख सकते हो 3 घंटे के अंदर। ठीक है, सो मेंस क्या है, क्रिएटिविटी की बात करता है आपकी, आप क्रिएटिवली अपने आइडियाज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उस समय में। ठीक है, रिक्वायर्ड टाइम में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, रिक्वायर्ड वर्ड्स के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सी किताब पढ़ते हो इट डजेंट मैटर, आपके बस नोट्स अच्छे से रेडी हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं कहूँगा कोई से भी 3 पेपर उठाओ, उनके नोट्स रेडी रखो। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या बचा हमारा जिस पर मैं बात करनी है। सो वी आर डन विद द सिलेबस, पैटर्न समझ लिया, रिसोर्सेज बता दिए मैंने। ठीक है, समझा दिया आपको, स्ट्रेटजी ऑब्वियसली समझ गए, हाउ टू मेक नोट्स समझ गए, आंसर राइटिंग कब करनी है प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, आई होप इसके साथ ही आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे ना। वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। ये वीडियो भले ही मैं शायद 1.5 घंटे की होने वाली है। ठीक है, वीडियो भले ही मैं 1.5 घंटे में रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है, बट द थिंग इज़, इस कंटेंट को रेडी करने के लिए मुझे मिनिमम 20 घंटे लगे हैं। ठीक है, नाउ आई हैव 2 थिंग्स फ्रॉम यू, 2 चीज़ें मैं अच्छे से चाहता हूँ आपसे। वो क्या है वो समझ लेते हैं। पहली ये, अपने कमेंट सेक्शन को अच्छे से यूज़ करो, एंड जो भी आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो मुझे, ठीक है, इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं अगले वीडियो में आऊँ आपके सामने तो अपने इम्प्रूव्ड कंटेंट से आऊँ। ठीक है, उसको यूज़ करो आप कमेंट सेक्शन को, एंड मैं वहाँ पर आपको ज़रूर आंसर करूँगा। प्लस आपका कोई भी डाउट होगा उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। दूसरा, इस वीडियो में हमने GS 1 में अच्छे से बात करी है, इसके बाद GS 2 से लेके GS 6 तक हम आराम से बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे, सिमिलर डेप्थ में। ठीक है, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ आप एटलीस्ट 5 लोगों को, जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी हैं, उनको ये वीडियो रिकमेंड करो, शेयर करो, जिससे कि यूट्यूब पर हमारी रीच बढ़े, आपके चैनल की रीच बढ़े, एंड ये जो अच्छी वीडियोस जो मैंने बनाई हैं, जो आप देख रहे हो अभी एंड तक देख रहे हो, इसका मतलब ये अच्छी है, वो भी प्रमोट हो, वो एटलीस्ट वो बाकी भीड़ में ना रह जाए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप मैंने आपके सारे के सारे आंसर्स को सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। यूज़ द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी डाउट हो, या फिर आप पर्सनली DM कर सकते हो टेलीग्राम पर @espera007। ठीक है, कीप अप द गुड वर्क। जय हिंद, वंदे मातरम।